भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे कि हमारे जीवन के साथ, हमारे जीवन में आने वाले संस्कारों के साथ यज्ञ का क्या महत्व है और किस प्रकार से वो हमारे जीवन में कार्य करता है और कैसे कैसे हमें लाभ प्रदान करता है, उस विषय में हमने कुछ जाना था। और मैंने उसमें मुख्य रूप से एक विशेष बात बताई थी कि जैसे हम हाइब्रिड बीजों को डीएनए में चेंज करते हैं और फिर उसकी बुआई करते हैं तो वह हमें फल रूप में प्राप्त होती है, जो चेंज किया है वो हमें रूपांतरित हुआ मिलता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में जो संस्कारों का महत्व है वह वही है कि उनके डीएनए में सात्विक चेंज, सात्विक परिवर्तन लाने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। और यज्ञ एक ऐसी दैवीय विधा, श्रेष्ठतम विधा है, जिस विधा को प्राप्त करने से या उस विधा को अपनाने से अपने तन, मन, प्राण, जीवन और संपूर्ण अस्तित्व में दिव्यता का, शुभ का आधान होता है। और मैंने पूर्व में बताया था कि अग्निहोत्र कृषि, जैसे मनुष्य के ऊपर जैसे लाभ प्राप्त होता है यज्ञ का, ऐसे ही अग्निहोत्र से माध्यम से जो कृषि या जो वनस्पति जगत है उसको भी लाभ प्राप्त होता है। आज वर्तमान में अग्निहोत्रा फार्मिंग करके एक संगठन है, करीब 80 से ज्यादा देशों में अग्निहोत्र के द्वारा कृषि की जाती है, अलग अलग किसानों के माध्यम से। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यज्ञ कृषि का आधार इसलिए है क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा, वनस्पति जगत संपूर्ण अपना सबसे अधिक आहार वायु से प्राप्त करते हैं, 95%, 95% तक, और कुछ कुछ पेड़ पौधे 99% तक, जैसे पीपल आदि। उनका जो आहार है वह आहार जब स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पौष्टिक गुणों से युक्त हो तो विशेष रूप से वो फल है। जैसे मनुष्य को पौष्टिक आहार मिले, शुद्ध आहार मिले, सात्विक आहार मिले तो वह विशेष उन्नति को, पुष्टि को प्राप्त करता है। वैसे ही वनस्पति जगत में भी, और वनस्पति जगत का सबसे अधिक आहार वायुमंडल होता है। इसीलिए जो वायुमंडल है उस वायुमंडल को शुद्ध करना, एक तो होता है कि वायुमंडल के अंदर जो अशुद्धि है उसको दूर करना। वायुमंडल के अंदर अलग अलग प्रकार, आज हमने जो भौतिक विकास की दौड़ में हम जो दौड़ रहे हैं या भौतिक विकास जो हमने किया है, उस भौतिक विकास में हम कई प्रकार की अलग अलग गैसों को छोड़ते हैं। फैक्ट्रियां, गाड़ी, मोटर्स आदि के माध्यम से, और उसकी मात्रा जब हम वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं तो वह वायुमंडल उससे दूषित होता है। अर्थात वायुमंडल संतुलित, वायुमंडल के अंदर कई सारी प्रकार की गैसें हैं, उन सारी गैसों की एक मात्रा का रेशियो है। यदि वह गैस उतनी मात्रा में रहती है तो वह वायुमंडल संतुलित है, शुद्ध है। यदि उसके अंदर हम कोई छेड़छाड़ करते हैं, अर्थात हमने फैक्ट्री लगा दिया, कंपनी लगा दिए, वाहन व्यवस्थाएं हमने खड़ी कर दी, उसके माध्यम से हम बहुत बड़ी भारी मात्रा में कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि अनेकों ईंधनों को जलाते हैं, तो उससे वायुमंडल प्रभावित होता है। अर्थात वायुमंडल के अंदर रहने वाली जो गैसें हैं वो असंतुलित होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य रूप से वायुमंडल के अंदर 21% के आसपास होनी बहुत जरूरी है,
मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या और भी अनेक कार्य उसके माध्यम से संपन्न होते हैं। लेकिन वही गैस आज हम फैक्ट्रियां या वाहन व्यवस्थाएं जो खड़ी की हैं, उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वैसे ही मनुष्य ही इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन लेता है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अन्य वाहनों का, ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, तो सामान्य रूप से यदि साइंस की दृष्टि से देखें तो 1 लीटर वायु 10,000 लीटर से भी ज्यादा वायु को खा जाता है। अर्थात 24 घंटे में एक मनुष्य जितनी ऑक्सीजन लेता है, उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन को 1 लीटर पेट्रोल या डीजल यूटिलाइज कर देता है। यह एक बहुत बड़ी मात्रा होती है ऑक्सीजन की। दूसरा, आज हम समाज को देखें तो समाज के अंदर पेड़ों के प्रति वर्तमान में थोड़ी बहुत जागरूकता आ रही है, लेकिन जिस अपेक्षा में पेड़ होने चाहिए, उस अपेक्षा में आज धरती पर पेड़ रहे नहीं। आज हमने अपने खेत बनाने के लिए, आज हमने घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हमने पेड़ों को काट दिया, और जिन पेड़ों को काट दिया, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देने वाले थे, वह पहले तो दूर हो गए। दूसरा, अब हम नए पेड़ बो नहीं रहे हैं, और बो भी रहे हैं तो उसकी मात्रा जो काटे जा रहे हैं उसकी अपेक्षा बहुत सामान्य है। तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है, या ऑक्सीजन का जो बनना है, या ऑक्सीजन का जो मिलना वायुमंडल को है, वह कार्य बहुत बड़े रूप में बाधित हो चुका है। दूसरा, सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा, जंगलों की अपेक्षा भी सबसे अधिक हमें ऑक्सीजन की मात्रा कहीं से प्राप्त होती है हमें, अर्थात वायुमंडल को, तो वह है समुद्र। समुद्र से सर्वाधिक रूप से ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल को प्राप्त होती है। लेकिन आज वहां पे भी हमने इतना विक्षेप डाल चुके हैं या डाल दिया है कि आज यदि हम मुंबई की ही बात करें तो मुंबई के आसपास का जो समुद्र है, वहां 70 से 80 किलोमीटर तक का समुद्र काला हो चुका है। तो आप विचार कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में केवल एक शहर का गंदा पानी या और गंदगी जो उस पानी के साथ जा रही है, एक शहर से इतनी बड़ी मात्रा में हमने समुद्र जो अथाह जल का परिमाण था, अथाह जल का परिमाण था, उसको भी हमने प्रदूषित कर दिया। उसके कारण उसमें रहने वाले जीव, उसमें रहने वाली वनस्पति, उसमें होने वाली जो अलग अलग प्रकार की केमिकल प्रोसेस आदि सब चीजें बाधित हो गई, और उसके कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल को समुद्र से मिलनी चाहिए, वो भी आज बाधित हो चुका है। ये तो एक शहर की बात है। ऐसे आप देखिए, समुद्र के किनारे बसने वाले कितने शहर हैं, और उन सब का कचरा कहाँ जाता है, वहां का पानी कहाँ जाता है, सीधा समुद्र में। तो इस प्रकार से हमने आज समुद्र को भी बाधित कर दिया, जो हमारे लिए ऑक्सीजन देने वाला सबसे बड़ा सोर्स होता है या स्रोत होता है, उसको भी हमने बाधित कर दिया। लेकिन हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। और उस ऑक्सीजन की मात्रा की आपूर्ति एक तो पेड़ पौधों के माध्यम से, एक समुद्र के माध्यम से, अलग अलग रूपों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उससे चलती है। लेकिन उन दोनों माध्यम से भी जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना प्रोडक्शन तो है नहीं। लेकिन उसके साथ साथ अब हम मनुष्य की जनसंख्या भी आज बढ़ रही है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य को जो ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ साथ आज हमने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने वाहन व्यवस्था इतनी बड़ी खड़ी कर दी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो भी चीज हम जलाते हैं, वहां सब जगह पे ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, और वह ऑक्सीजन का प्रयोग होने से वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा न्यून हो जाती है। मनुष्य भी ले रहे हैं, ईंधन भी अलग अलग जला रहे हैं, वो भी ऑलरेडी ले रहे हैं, और उत्पादन न्यून हो रहा है।
उसके कारण वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ऑलरेडी कम हो जाती है, और कम हुई ऑक्सीजन की मात्रा में जब हम रहते हैं तो उससे हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर विशेष करके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और उसमें भी आज हम एक और एडवांस टेक्नोलॉजी एसी का प्रयोग करते हैं। हम जिस कमरे के अंदर रहते हैं उस कमरे के अंदर का जो डायमेंशन होता है उसके आधार पर उसकी वायु का एक परिमाण रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो वास्तुकला, शिल्पकला आदि जो अलग अलग कलाओं का जो एक विस्तार था, उसमें जब हम भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसकी ऊंचाई होती थी, उसके अंदर झरोखे, खिड़कियां, बाहरी विशेष रूप से अधिक मात्रा में नीचे भी लगाया जाता था और ऊपर भी लगाया जाता था, और उसका एक निश्चित ऊंचाई होती है। और आज हम जगह की कमी के कारण, जिन मकानों का निर्माण करते हैं 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट या एक निश्चित ऊंचाई पे उसको हम छोड़ देते हैं, और हम उसमें खिड़कियां भी कम मात्रा में देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाहर की वायु का प्रवेश, आवागमन एक तो कम हो जाता है। दूसरा, हम अपने घर में एसी लगा चुके हैं। जब एसी लगाते हैं तो वही घर की ही वायु को वो ठंडी करके वापस रिटर्न करता रहता है। बाहर का जो वायुमंडल है वो अंदर प्रवेश नहीं पा सकता, और जब तक बाहर की वायु अंदर नहीं आएगी तब तक उसके साथ ऑक्सीजन नहीं आएगी। और हम घर में रहने वाले जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को सामान्य रूप से सामान्य जीवन के लिए 11,000 लीटर से अधिक वायु चाहिए 24 घंटे के अंदर। अब आप विचार कीजिए, हम एक घर में यदि 3 से 5 लोग रहते हैं तो कितनी बड़ी मात्रा में हमें वायु की अपेक्षा होती है, वायु की आवश्यकता होती है। और हमने आज ऐसे लगा दिया, खिड़की दरवाजे बंद हो गए, तो बाहर की वायु का आना जाना बंद हो गया, और बाहर की वायु आती जाती नहीं है। तो ऑक्सीजन, पहले तो ऑलरेडी बाहर के वायुमंडल में ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है, जैसे मैंने बताया ईंधन को जलाने से, और प्रोडक्शन कम, यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो उसके कारण वैसे ही वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। उसमें भी जिस घर में हम रहते हैं उसमें 2, 3, 5 लोग हैं, और उसको भी हमने बंद कर दिया, ऐसे चला दिया, तो वही वायु घूम रही है, तो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और इस प्रकार के वायुमंडल में, अर्थात ऑक्सीजन कम वाले वायुमंडल में हमारा लंबे समय तक रहना खतरे से खाली नहीं होता है, रोगों से खाली नहीं होता है। और आज जो कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं, या इससे अतिरिक्त और भी ऐसे घातक रोग हो रहे हैं, उसका मूल कारण वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का ना होना, या वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा न्यून होना है। और उस वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में हम रहते हैं, इस कारण से हमें कैंसर से लेकर के अलग अलग प्रकार की, हजारों प्रकार की बीमारियां हमें प्राप्त होती हैं। और जब हम खुले वायुमंडल में जाते हैं, बाग, बगीचे, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, वहां पे जैसे हम जंगल के अंदर बैठते हैं या जंगल के पास बैठते हैं, बागान में बैठते हैं, और वहां जैसे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही जलाशय भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, विशेष प्रकार से एनर्जी देते, ऊर्जा देते, जीवनीय शक्ति देते। तो यह जो जीवनीय शक्ति प्राप्त करने की या ऑक्सीजन प्राप्त करने की जो प्रणाली, प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हमें प्राप्त होती है यज्ञ के माध्यम से, तात्कालिक रूप से। सामान्य रूप से आज बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग सूचनाओं से, या अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी आपने खूब देखी होगी कि गाय का घी जलाने से जो वायुमंडल निर्मित होता है, या जो वायुमंडल तैयार होता है, उस वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ऑलरेडी बढ़ जाती है। अर्थात गाय के घी के अंदर वो शक्ति होती है कि वो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और इस परीक्षण को कोई भी कर सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उस पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से आप अपना ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा आप
जांच सकते हैं। बड़ा सरल तरीका होता है और उसके माध्यम से जांच करके यदि आपकी पल्स ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम है और उसके बाद आप 3 से 7 दिन आप यज्ञ में बैठकर, वैसे तो आप एक बार ही आपकी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम है और आप एक ही बार यज्ञ कीजिए और उसके बाद नापिए, यज्ञ के बाद तुरंत आपको पूरी मिलेगी, लेकिन वो पूरे 24 घंटे तक उतनी ही रहेगी, वह कहना ठीक नहीं या ऐसा संभव नहीं। इसलिए आप 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन लगातार जब यज्ञ करेंगे तो 3, 7 या 21 दिन के अंतर्गत आपकी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी, 24 घंटा नॉर्मल अवस्था में रहे। बाकी तात्कालिक रूप से तो आप एक बार यज्ञ करिए और नापिए, जब आपकी कम है तो बढ़ जाती है। ये हमने कई बार परीक्षण करके देखा है, कई लोगों पर परीक्षण करके देखा है, कई रोगियों के ऊपर। रोग जब विशेष रूप से हो जाता है, आज जो कोरोना विशेष काल चल रहा है, तो जो कोरोना पेशेंट है उसको भी तकलीफ तब शुरू होती है जब उसकी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा 95% से जब कम होने लगती है। 95% से जब ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो फिर उनको घुटन या अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे जाने की अवस्था आती है। लेकिन उस समय में यदि वह प्राणायाम कर लेता है, उस समय यदि वो यज्ञ कर लेता है, तो उसकी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा न्यून नहीं होती। जब ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा न्यून नहीं होती है तो उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है तो वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहता है और उससे वो बच जाता है, उसका अटैक से बढ़ता है। और अधिक मात्रा में वो यज्ञ, जिस घर में वो रहता है वहां पे वो यज्ञ करता है और उस वायुमंडल में अधिकतर समय बिताता है और हो सके तो वो अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम का अभ्यास करता है तो 3 से 7 दिन, बहुत ज्यादा तो 12 दिन के अंदर वो नेगेटिव आ जाता है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम करने से, क्योंकि उससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा स्ट्रांग हो गई या बढ़ गई, उसके बाद कोई भी रोग, सामान्य रोग दूर की बात है, यहां तक कि जो कोरोना वायरस जिसे अटैक है वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या इससे अतिरिक्त जो अन्य बीमारियां हैं वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अर्थात कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाव का एक ही साधन है कि हम शुद्ध हवा में रहें, जिस वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो वहां पे रहें। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए पहला तो हम अपने घर की खिड़की दरवाजे खुले रखें, बाहर की वायु को अधिक से अधिक मात्रा में आने के लिए हम ऐसा हम व्यवस्थाएं करें, तथा इसी प्रकार से हम 24 घंटे में से 2 से 4 घंटे ऐसे निकालें जिसमें हम कहीं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कोई बागान है, कोई बगीचा है जहां बड़े पेड़ पौधे फसल लगी हुई है, तो ऐसी जगह पे हम जाकर के अवश्य बैठे, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, योगाभ्यास करें। अपने ही घर में हम प्रतिदिन यज्ञ करें। जिस घर के अंदर हम रहते हैं, यदि उस घर के अंदर हम प्रतिदिन शुद्ध गाय के घी के साथ, विशेष जड़ी बूटियों के साथ जब हम हवन करते हैं, तो उस घर के वायुमंडल के अंदर भी कई परीक्षणों से ये बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और अलग अलग प्रकार के जो SOx, NOx आदि जो घातक और हानिकारक गैसें जिसको माना जाता है, जो आज वायु प्रदूषण के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज हो रही हैं और आज के वायुमंडल में घुली हुई हैं, उन गैसों को भी कम करने का और खत्म करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए यज्ञ आज की प्राथमिकता है। आज यदि हमें शुद्ध जीवन जीना है, आज हमें सही जीवन जीना है, रोग मुक्त जीवन जीना है, आज हमें अपने जीवन में दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से मुक्त रहना है, तो एक ही रास्ता है हमारे सामने कि हम यज्ञ अपने घर में अपनाएं। यदि हम घर में प्रतिदिन छोटा सा यज्ञ 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम यज्ञ, मैं कई बार बताएं, 1 ग्राम मात्र घी को यदि हम जलाते हैं तो वो 1864 गुना बढ़ जाता है, मानी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो आप अपने घर के अंदर प्रतिदिन 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम गाय का शुद्ध घी लीजिए,
थोड़ी मात्रा में सामग्री, कुछ नहीं है तो आपके घर में चावल होंगे, उड़द होंगे, काले तिल होंगे, उसमें से कोई एक वस्तु मिल जाए तो एक से तीनों मिल जाए तो तीनों से, गूगल है, लोभान है, या फिर आप अपने नजदीक के कोई भी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको शुद्ध जड़ी बूटियों से युक्त हवन सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और पतंजलि आस्था हवन सामग्री परम पूज्य महाराज श्री और परम पूज्य आचार्य श्री के द्वारा आज हमें शुद्ध रूप में अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वह हमें उपलब्ध है। तो हम खाने पीने के सामान से लेकर के साबुन शैम्पू लगाने के सामान से लेकर के हवन सामग्री तक जहां पे भी मिलावट थी वह सब चीजें शुद्ध रूप में आज हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री ने उपलब्ध कराई हैं। तो आप कोई भी नजदीक के स्टोर पे जाकर के इन प्रोडक्ट को ला करके और उसके माध्यम से भी आप हवन कर सकते हैं। और शुद्ध पतंजलि गाय का देसी घी भी आपको उपलब्ध है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। और अपने घर में प्रतिदिन आप यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऑक्सीमीटर अपने हाथ में लगा करके आप आराम से देख सकते हैं अपने ब्लड ऑक्सीजन को भी। इसी प्रकार छोटे छोटे डिटेक्टर भी आते हैं जो वायुमंडल के अंदर ही ऑक्सीजन की मात्रा कितनी मात्रा में है वो बता देते, तो आप उसको भी मंगा करके नाप सकते हैं और कोई भी इस कार्य को करके देख सकता है। अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल के अंदर और हमारे शरीर के अंदर बढ़ाने का कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। और बहुत सरल, सहज और सस्ती विधा कोई है तो वह है अग्निहोत्र यज्ञ। और वर्तमान युग में जिस रूप में ऑक्सीजन की कमी वायुमंडल के अंदर हो रही है और जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर हो रही है और जिसके कारण अनेकों प्रकार के कैंसर से लेकर के घातक अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं, उन रोगों से मुक्ति पाने के लिए और पहले से ही रोग ना आए उसके लिए आइए हम अपने जीवन में यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। आज इतना है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।